गुड आफ्टरनून। कल हमने 27 क्वेश्चन किए थे थर्मोडायनेमिक्स की, ये डीपीबी जो है इसकी। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ परफेक्ट गैस एट नॉर्मल प्रेशर इज। देखो, इसके बारे में कुछ खास ऐसी जानकारी आपके बुक में नहीं है, बट ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के और कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे इस डीपीबी में। ये जस्ट फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कुछ खास ऐसी आइडिया हमें नहीं है, हमारे टेक्स्ट बुक से हमें कोई ऐसी आइडिया मिलती नहीं है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। बट हम करके रख देते हैं, आंसर्स रेडी रख देते हैं, सो दैट अगर कहीं पे पूछा गया तो वी हैव आवर आंसर। तो इसका आंसर कुछ भी नहीं है, जो ऑप्शन दिए हैं उसमें इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 1.013 इंटू 10⁵ इसका यूनिट भी दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है, ऑप्शन आ रहा है इसका ए। ये आप सिमिलरली ये बोल सकते, इट इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट नॉर्मल सी लेवल। तो यही इसका आंसर है, बस प्रेशर है, यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। बाकी कुछ खास इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है, तो बस आपकी आइडिया के लिए ये क्वेश्चन में ले रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। Next is when gas is compressed isothermally, work done on the gas is 1.5 into 10⁴ joule. During this process, अब कुछ ऑप्शंस दिए हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। ऑप्शन जो दिए मैं पढ़ रहा हूँ, 3.6 into 10⁻³ कैलोरी ऑफ हीट फ्लोड आउट फ्रॉम द गैस, 3.6 into 10⁻³ कैलोरी हीट फ्लो इनटू द गैस, 1.5 into 10⁻⁴ कैलोरी हीट फ्लो आउट ऑफ द गैस, 1.5 into 10⁻⁴ कैलोरी ऑफ हीट फ्लो इनटू द गैस। सबसे पहले क्या है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है। अगर आप गैस को कॉम्प्रेस करते हो, ये कॉम्प्रेस करने के बाद आपको पता होगा, मैं हमेशा साइकिल पंप का एग्जांपल देता हूं, तो ये कॉम्प्रेशन के बाद यहाँ पे जो हीट जनरेट होगी, तो साइकिल पंप में क्या होता है, जो बॉटम है वो गर्म हो जाता है, बट यहाँ पे गर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर चेंज होगा नहीं। तो जो हीट जनरेट हुई है बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्रेशन, बिकॉज वर्क इज डन ऑन द गैस, सो एज वर्क इज डन ऑन द गैस, तो वो जो हीट है, अब वो अगर इस गैस के इंटरनल एनर्जी में नहीं आएगी तो उस हीट को बाहर जाना पड़ेगा। यानी पहला तो इसका आंसर ये है कि हीट विल फ्लो आउट फ्रॉम द सिस्टम, यानी हीट विल मूव आउट। अब कितनी हीट मूव होगी? सेम, जितना वर्क किया है उतना वर्क पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट होगा, वो पूरी हीट जो है वो बाहर जाएगी, वो हीट सिस्टम में नहीं रहेगी, क्योंकि अगर वो हीट सिस्टम में रहेगी तो यहाँ पे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, जो कि आइसोथर्मल सिस्टम को नहीं रखेगा। तो सिस्टम शुड बी आइसोथर्मल। इसके कारण जो वर्क किया है, वर्क की वजह से जो हीट जनरेट हुई है, दैट हीट मस्ट फ्लो आउट फ्रॉम द सिस्टम। अब कितनी हीट फ्लो होगी वो जरा देख लेते हैं। अब अगर हमें एनर्जी, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो ऑप्शंस दिए हैं वो कैलोरी में दिए हैं, तो यू शुड फाइंड आउट आंसर इन कैलोरी। सो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, वी हैव टू डिवाइड 1.5 इंटू 10⁴ जूल बाय 4.184, तो हमें मिलेगा आंसर कैलोरी में। इफ वी डिवाइड जूल बाय 4.184 विल गेट आंसर इन कैलोरी। तो इसका जो आंसर आ रहा है अराउंड 3.6 इंटू 10⁻³ ये आंसर आ रहा है। और ये जो हीट है, अभी जैसे मैंने बताया कि ये हीट बाहर जाएगी, सो इसका जो ऑप्शन आ रहा है 3.6 आउट फ्रॉम द सिस्टम, यस, फ्रॉम द गैस। सो इसका आंसर आ रहा है ए। Now let us proceed to question number 30. When gas is heated at constant pressure, isothermal compressibility. ये भी इसी की तरह एक क्वेश्चन है जो कुछ खास रिलेट नहीं करता, जो थियरी हमें दी गई है हमारे टेक्स्ट बुक से। बस अपनी इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना कि इट रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि ऐसी कोई स्टैंडर्ड अभी क्वेश्चन बैंक हम नहीं बना सके हैं, क्योंकि टॉपिक पूरा नया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि थर्मोडायनामिक्स इससे पहले के सिलेबस में था ही नहीं, हार्डली 2 पेजेस की इंफॉर्मेशन दी, उसमें जीरो लॉ था, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, बस यही थे।
और कुछ खास ऐसी आइडिया नहीं थी, कैरनोट इंजन नहीं था, बहुत सारा डिस्कशन नहीं था उसमें, 2 पेजेस की थियरी थी, तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे थे। अभी इस बार पूरी नई क्वेश्चन बैंक है, तो इसलिए ये कुछ एडिशनल भी क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं, तो लेट इट बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट रिमेन्स कांस्टेंट, इसे याद रखना, इसका आंसर है 30 का। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। n moles of ideal gas are at temperature T. After supplying heat to the gas, its temperature remains constant, but n moles, ये small n है, n moles get dissociated into atoms. Heat supplied is. अब ये जो क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज वेल एज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का कुछ नहीं, बस हीट सप्लाई की, इसलिए वो थर्मोडायनामिक्स में आ गया, बिकॉज देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। बट मैक्सिमम कंसेप्ट जो है हमें उठानी पड़ेगी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने देखा था कि एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पर मोल इज गिवन बाय 3/2 RT, ये थी इंटरनल एनर्जी। पर ये 3/2 जो था, आपको याद होगा, उसके लिए हमने एक डेरिवेशन किया था, उसमें हमने एक सिंगल पार्टिकल मूविंग इन वन डायरेक्शन लिया था, फिर वो प्रेशर का डेरिवेशन लिया था, प्रेशर के डेरिवेशन में हमने ये 3/2 वैल्यू निकाली थी। पर यहाँ पे सिंगल पार्टिकल जो है वो डायटोमिक पार्टिकल है, और डायटोमिक पार्टिकल होने की वजह से ये जो एनर्जी है, आपको याद होगा, डायटोमिक गैस के लिए ये हो जाएगा 5/2, इसकी जो एनर्जी हो जाएगी दैट विल बी 5/2। तो इंटरनल एनर्जी इज 5/2, दिस इज इनिशियल इंटरनल एनर्जी पर मोल। तो टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, अब यहाँ पे कितने मोल से, ये 1 मोल की एनर्जी है, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है, आपको यहाँ दिखाई देंगी, ये है n मोल्स। तो जो एनर्जी यहाँ पे रहेगी इनटू n, सो ये n 5/2 RT, ये इतनी एनर्जी इसके पास अभी है। अब ठीक है, अब हीट हमने दे दी, उस हीट की वजह से क्या हो जाएगा, इतने मोल्स ऑफ गैस जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे। ये डिसोसिएट हो जाएंगे यानी ये मोनो एटॉमिक में कन्वर्ट हो जाएंगे, पहले डायटोमिक थे, अब ये मोनो एटॉमिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब ये मोनो एटॉमिक में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली अब जो इंटरनल एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी, उसे ज़रा देख लो। इंटरनल एनर्जी आपकी रहेगी, ये है इनिशियल इंटरनल एनर्जी, और फाइनल जो इंटरनल एनर्जी रहेगी वो रहेगी, ये जो है इसमें से अभी इतने कन्वर्ट हो गए मोनो एटॉमिक में, तो डायटोमिक कितना बचेगा, n-n, इतने मोल्स बचेंगे डायटोमिक के। सो n-n 5/2 RT प्लस, अब इतने मोल्स डायटोमिक के थे, तो मोनोएटॉमिक के कितने रहेंगे, वो रहेंगे 2n, और मोनोएटॉमिक के इसलिए आ जाएगा यहाँ पे 3/2 RT। तो इतनी इंटरनल एनर्जी अभी आपके पास है उस गैस की। तो ये n-n 5/2 RT, n-n क्यों, क्योंकि इतने मोल्स कन्वर्ट हो गए मोनोएटॉमिक में। तो जो डायटोमिक गैस जो बचा है उसके अंदर, उसकी जो इंटरनल एनर्जी रहेगी वो रहेगी इतनी। फिर वो जो डिसोसिएट हुए, तो डिसोसिएट हुए ने n मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस डिसोसिएट हुए, तो मोनोएटॉमिक कितने रहेंगे, वो रहेंगे 2n, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के 2 एटम्स बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। सो दैट्स व्हाई इज 2n 3/2, 3/2 कहाँ से आया, क्योंकि ये मोनोएटॉमिक है, इसलिए RT। अब ये हो गया, तो ये है इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ये है फाइनल इंटरनल एनर्जी। और हीट सप्लाई जो है वो पूरी की पूरी ये डिसोसिएशन में यूटिलाइज की गई है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर कुछ भी नहीं है, तो जो हीट है वो इस डिसोसिएशन में यूज की गई है। सो वी कैन से हीट एनर्जी इज इक्वल टू U2 माइनस U1, दिस माइनस दिस। तो इसमें से इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे, सो ये जो है n 5/2 RT, ये n 5/2 RT को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या, देख लेते हैं वो भी। तो ये -n 5/2 RT प्लस 2n 3/2 RT, ये मेरे ख्याल से ये भी ये हम माइनस नहीं, ये माइनस नहीं कर रहे, अच्छा दिस माइनस दिस,
ठीक है चलिए, तो ये हो जाएगा प्लस। अब इसको अगर आप करते हो तो लेट अस फाइंड आउट कितना होता है। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये जो स्टेप है ये बेसिकली ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। सो n 5/2 RT माइनस n 5/2 RT, क्या किया मैंने, ये जो है 5/2 RT इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस 2n 3/2 RT, 2n 3/2 RT एज इट इज, माइनस ये माइनस है नहीं, ये u1 माइनस u1 है, तो ये u1 आपका है n 5/2 RT, तो ये n 5/2 RT, ये n 5/2 RT n 5/2 RT कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैंने n RT को कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, ये 2 कैंसिल 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2 ये 1/2 आएगा, आपका आंसर आएगा 1/2 nRT, 1/2 nRT यानी आपका जो ऑप्शन मिल रहा है, यस इट इज ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेंदी था, बट ये समझना जरूरी है। सबसे पहले 5/2 आया क्योंकि ये डायटोमिक गैस है, और ये 3/2 क्योंकि वो बाद में मोनोएटॉमिक में कन्वर्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे ये 3/2 आएगा। ये 5/2 और 3/2 का जो डिस्कशन है ये हमने केटीजी में किया था। केटीजी में कब किया था मैं आपको बता देता हूँ, जब हमने CP/CV गामा इज इक्वल टू CP/CV ये डेरिवेशन जब किया था, हमने मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड डायटोमिक, नॉन रिजिड एंड रिजिड ऐसे भी देख लिए थे। तो उसमें ये डेरिवेशन जब हमने किया था तब ये 3/2 एंड 5/2 ये वैल्यूज हमें वहाँ पे मिली थी। एक बार अगर यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो वो टॉपिक फिर से एक बार रिवाइज करके आप देख लो, आपको वो समझ में आ जाएगा। सो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1/2 nRT। पढ़ने के बाद बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्वेश्चन, बट बहुत सिंपल है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्या हो रहा है। पहले n नंबर ऑफ मोल्स थे डायटोमिक गैस के, ये गैस को हमने हीट किया और हीट करने के बाद हुआ ये कि इसमें से n नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मोनोएटॉमिक बने, यानी क्या डायटोमिक था तो डिसोसिएट हुआ, यानी दोनों एटम जो थे वो अलग अलग हो गए, यानी हमें क्या मिला, अभी मोनोएटॉमिक गैस बना, डायटोमिक से मोनोएटॉमिक, बट पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ। सो n में से इतने मोल्स कन्वर्ट हो गए, तो डायटोमिक के कितने मोल्स बचे, n-n, और मोनोएटॉमिक के ऑलरेडी है n मोल्स। तो इसलिए ये इस तरह का प्रेजेंटेशन, यानी ये जो एनर्जी है ये डायटोमिक गैस की है और ये एनर्जी जो है ये मोनोएटॉमिक गैस की है। 2n3 क्योंकि n नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डायटोमिक के n नंबर ऑफ मोल्स, तो मोनोएटॉमिक के कितने रहेंगे, वो 2n रहेंगे, इसलिए यहाँ पे ये 2n, क्योंकि n नंबर ऑफ मोल जो है वो कन्वर्ट हो गए मोनोएटॉमिक में, तो वो डबल हो जाएंगे इस नंबर से, क्योंकि डायटोमिक के 2 एटम्स बनेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं। इस एनर्जी से ये एनर्जी माइनस की, और ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो किसकी वजह से आया, ये एनर्जी डिफरेंस आया है आपकी हीट से। बाकी टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं है, तो बाकी कोई चीज़ें अप्लाई करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, इतना ही आपको यहाँ पे करना था। क्वेश्चन लेंदी था बट अच्छा क्वेश्चन था, इसको समझने की कोशिश करो। कोई भी डाउट है ग्रुप में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एक और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 32, स्लोप्स ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स आर रिलेटेड एज, और कुछ ऑप्शंस दिए। ठीक है, सबसे पहले स्लोप को देख लेते हैं कि स्लोप क्या होता है। यहाँ देखो हमने डेरिवेटिव में, आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 32, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व्स आर रिलेटेड एज, उससे पहले स्लोप के बारे में डेरिवेटिव में आपके कंसेप्ट है कि डेरिवेटिव यानी सपोज y is function of x, then dy by dx represents slope of curve। तो मान लो कि ये y है, ये x है, एंड देयर इज अ कर्व लाइक दिस। सो एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट आपको स्लोप चाहिए, तो आप इस पॉइंट पे dy by dx की वैल्यू निकालो, आपको वहाँ पे स्लोप मिल जाएगा। ये डेरिवेटिव में कंसेप्ट है, ये हमने देखी थी जब हमने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स देखे थे 11th में, तब हमने ये पढ़ा था। और इवन 12th के जो मैथ्स के डेरिवेटिव में भी शायद ये कंसेप्ट आपने पढ़ी है। तो इसी कंसेप्ट के आधार पे मैंने ये सॉल्व करके रखा है।
एक्चुअली यहाँ पे अब ये जो सेक्शन है ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी सी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सो पी इज इक्वल टू सी बाई वी एंड सी रेस टू वी रेस टू माइनस सी इंटू वी रेस टू -1। तो P इज इक्वल टू सी इंटू वी रेस टू -1। तो dp बाई डी कितना आएगा, यानी डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू v, यानी मैं यहाँ पे dy बाई dx यानी मैं स्लोप यहाँ पे निकाल रहा हूँ। सो dp बाई डी इज इक्वल टू सी इंटू वी रेस टू -1 का डेरिवेटिव आएगा माइनस वी रेस टू -2। अब यहाँ पे c क्या है आपका, c है आपका pv, तो c की जगह पे मैंने pv लिखा। सो pv ये माइनस साइन यहाँ पे आ गई, pv इंटू वी रेस टू -2, तो ये आ जाएगा माइनस पी वी रेस टू -1 यानी माइनस पी बाई वी। सो दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ। अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको पता है कि पी वी रेस टू गैमा इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू सी अपॉन वी रेस टू गैमा यानी सी इंटू वी रेस टू माइनस गैमा। अब मुझे स्लोप चाहिए, तो स्लोप चाहिए इसलिए मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा dp बाई डी। सो dp बाई डी बाई डी क्यों निकालना पड़ेगा, फिर से यहाँ देखो dy बाई dx, तो स्लोप के लिए हमें यहाँ पे dp बाई डी निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव v से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पर भी। सो माइनस सी और ये वी रेस टू माइनस गैमा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v जो रहेगा वो रहेगा माइनस सी गैमा वी रेस टू माइनस गैमा -1। तो अब ये यहाँ पे आ गया। अब हमें पता है यहाँ पे हम अगर c की वैल्यू पुट कर दें, अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है पी वी रेस टू गैमा, तो यहाँ पे मैंने c की जगह पी वी रेस टू गैमा पुट कर दिया इंटू गैमा इंटू वी रेस टू माइनस गैमा बाय माइनस गैमा -1। अब देखो यहाँ पे वी रेस टू गैमा इंटू वी रेस टू माइनस गैमा -1, इसका जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो सिंपली मिलेगा ओनली वी रेस टू -1 गैमा एज इट इज़। तो p वी रेस टू -1 यानी p बाई वी गैमा एज इट इज़। लेकिन माइनस पी बाई वी जो है, माइनस पी बाई वी जो है ये आपका आइसोथर्मल ग्राफ का स्लोप है, तो इसलिए, और ये dp बाई डी ये एडियाबैटिक प्रोसेस का कर्व है, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज इक्वल टू गैमा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, और ये जो आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है वो है आंसर सी। तो यहाँ पे ये इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बस यहाँ पे डेरिवेटिव की कंसेप्ट यूज़ करनी थी, यानी डेरिवेटिव रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ एनी कर्व, सॉरी नॉट कर्व, टेंजेंट टू द कर्व, तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करनी थी, बस बाकी कुछ नहीं। और ये मैथमेटिक्स ये थोड़ी स्टेप्स पता होने चाहिए, डेरिवेटिव अगर आपको स्ट्रांग है तो ये फटाफट आप कर सकते हो, इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 33। इन विच प्रोसेस वर्क इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये जो पार्ट है ये इसका है, इसका नहीं है, बट इसके में कुछ सॉल्व करना नहीं है कुछ खास, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। इन विच प्रोसेस वर्क इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। तो अगर मैं Q को 0 कर देता हूँ तो W प्लस डेल्टा U, तो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, ऐसा मुझे मिलता है। यानी वर्क इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो साइन ठीक है, वो माइनस आ रही है, वो दैट डजेंट मैटर। तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये कब पॉसिबल हुआ, जब मैंने Q को 0 कर दिया, यानी व्हेनेवर हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज 0 द वर्क इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और इसलिए अब कौन सी प्रोसेस में हीट एक्सचेंज 0 रहती है, वो प्रोसेस रहती है एडियाबैटिक प्रोसेस। सो इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये इसका आंसर है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 33 का आंसर आ रहा है ए, इसका आंसर है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इन एडियाबैटिक प्रोसेस स्टेट ऑफ गैस चेंजेस फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। और कुछ रिलेशन दिए हैं इसमें
ऑप्शंस में, तो वो रिलेशन में से कौन सा रिलेशन ट्रू है वो देखना है। बेसिकली ऑल रिलेशंस, कुछ रिलेशन टी एंड वी में है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में, कुछ रिलेशन प्रेशर एंड वॉल्यूम में है, और कुछ रिलेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर में है, और कुछ रिलेशन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में है। ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें देखना है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में सबसे मेन रिलेशन जो हमें पता है वो कुछ इस प्रकार से है, पी वी रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये रिलेशन हमें पता है। तो अभी हम एक काम करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि P1 V1 रेज़ टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू गामा। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो यहाँ एक काम कर लेते हैं, प्रेशर की जगह मैं टेम्परेचर लाने की कोशिश करता हूँ, प्रेशर की जगह मैं टेम्परेचर लाने की कोशिश करता हूँ। तो प्रेशर इज इक्वल टू nRT बाय V, यहाँ से प्रेशर इज इक्वल टू nRT बाय V। अब ये प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, इन प्लेस ऑफ P1 की जगह पे मैं यहाँ पुट करूँगा nRT1 बाय V1 इंटू V1 रेज़ टू गामा, और P2 की जगह पे nRT2 अपॉन V2 इंटू V2 रेज़ टू गामा। अब आगे क्या मिलेगा मुझे, तो nr दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे V1 रेज़ टू गामा अपॉन V1, यानी ये मुझे मिलता है T1 V1 रेज़ टू गामा -1, और यहाँ पे T2 V2 रेज़ टू गामा -1। ये रिलेशन मुझे यहाँ पे मिलता है जो कि दिया गया है ऑप्शन ए में। बाकी रिलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो PV रेज़ टू गामा ये कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए बी पॉसिबल नहीं रहेगा। टी एन पी में आप एक बार ट्राई कर लो हमें मिलता है कि नहीं, जो कि हम यहाँ पे एक बार हम ट्राई करने वाले हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर है 35, यहाँ पर भी हम ट्राई करने वाले हैं। बट एनीवे ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका जो आंसर है यहाँ पे वो है ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। यहाँ पर भी हम यही काम करने वाले हैं। प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज, तो प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन हमें डिराइव करना है। इसी मेथड से हम डिराइव करते हैं जो यहाँ पे हमने यूज़ की। तो सबसे पहले एडियाबैटिक का जो मेन इक्वेशन है वो है पी वी रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी P1 V1 रेज़ टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू गामा। अब आगे यहाँ पे अब जो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर में रिलेशन निकालना है। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो आपको वॉल्यूम को रिमूव करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे जो यहाँ पे हमने किया, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो देयरफॉर वी इज इक्वल टू एन आर टी बाय पी। तो ये v की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे मिलता है P1 nRT1 अपॉन P1 होल ब्रैकेट रेज़ टू गामा, और यहाँ पे P2 nRT2 अपॉन P2 ब्रैकेट रेज़ टू गामा। अब आगे अब ये nr रेज़ टू गामा ये कैंसिल हो जाएगा, और मुझे मिलता है P1 अपॉन P1 रेज़ टू गामा इंटू T1 रेज़ टू गामा। ये यहाँ पे मुझे मिलेगा P2 अपॉन P2 रेज़ टू गामा T2 रेज़ टू गामा। सो P1 अपॉन P1 रेज़ टू गामा ये मुझे मिलता है P1 इंटू 1 माइनस गामा, P1 रेज़ टू 1 माइनस गामा T1 रेज़ टू गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 रेज़ टू गामा। ये एक रिलेशन यहाँ पे मुझे मिलता है, और ऐसा कोई रिलेशन दिया है यहाँ पे, यस 1 माइनस गामा टी रेज़ टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन हमें मिलता है वो मिलता है डी। अब यहाँ पे देखो ये क्या बाकी के ऑप्शंस पॉसिबल हैं कि नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि चेक वेदर रिमेनिंग ऑप्शंस जो दिए गए हैं क्या वो पॉसिबल हो सकते हैं। कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा उसके लिए, तो वो आप एक बार ट्राई कर लो। परंतु अभी ये एक करेक्ट एनालिसिस है, ये भी बराबर है, बट एक बार ये भी चेक कर लो कि क्या ए बी सी ये ऑप्शंस भी हमें मिल सकते हैं
या नहीं फॉर क्वेश्चन नंबर 35। सो 34 एंड 35 दे वर बेस्ड ऑन एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी पीवी रेस टू गैमा के ऊपर वो डिपेंडेंट थे। दैट्स इट। कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 36। Question number 36, monatomic gas suddenly compressed to 1/8 of its original volume adiabatically, then pressure of a gas will be, यहाँ पे गामा की वैल्यू दी है और गामा की वैल्यू दी है 5/3। मैं करेक्ट? यस, इट इज़ 5/3। तो अब पूछा उन्होंने कि जो फाइनल प्रेशर रहेगा वो कितना रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि V2 is equal to 1/8 of V1, therefore V1/V2 is equal to 8। अब हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में रिलेशन क्या है हमें पता है, P1 V1 रेस टू गैमा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गैमा। therefore P2 इज इक्वल टू P1, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V1/V2 रेस टू गैमा। P1 V1/V2 है आपका 8, तो 8 और गामा की वैल्यू जो है वो दी है 5/3। सो अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, तो P2 इज इक्वल टू P1। अब 8 को 8 की जगह पे मैं लिखूँगा 2/3, ये 5/3। P1 2/3 5/3, 2/3 इंटू 5/3, तो ये आता है P1 2/5, ये ने 32 टाइम्स P1, 2/5 इज 32। तो दैट्स वाई जो फाइनल प्रेशर रहेगा आपके गैस का, वो फाइनल प्रेशर जो रहेगा वो 32 टाइम्स इनिशियल प्रेशर रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, वो ऑप्शन है डी। सो ये था इसका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट बस एक रिलेशन आपको एडियाबेटिक प्रोसेस में पता होना चाहिए, एंड दैट इज पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेयर गामा इज रेशियो ऑफ सी पी एंड सी वी। आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन दिया है 37 में मेरे ख्याल से मैंने रीज़न लिखा नहीं है, रीज़न कुछ दिया है यहाँ पे, असर्शन का रीज़न भी दिया है, और वो दिया है तो असर्शन पहले देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये क्वेश्चंस, ये टाइप के क्वेश्चन जो है वो जनरली मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं, सीईटी में नहीं आते, इवन जेईई मेंस में भी नहीं देखे गए हैं ऐसे कोई क्वेश्चंस, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी हमने ऐड कर दिए हैं। तो असर्शन कुछ इस प्रकार से है, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीज, एंड रीज़न दिया है एडियाबेटिक प्रोसेस इज स्लो प्रोसेस। सबसे पहली बात, अगर गैस को आप कॉम्प्रेस करोगे तो याद करो मैंने क्या कहा था, साइकिल का पंप अगर आप हवा भरते हो तो हवा कंप्रेस होती है और वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से उस गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, और इसके कारण ये जो स्टेटमेंट है कि इन एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेस, ये गलत है। हालांकि वहाँ पे हीट बाहर नहीं जा सकती, जो वर्क आप कर रहे हो तो दैट वर्क इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, बट वो हीट बाहर नहीं जा सकती, तो वो हीट के कारण इंटरनल एनर्जी जो है गैस की वो बढ़ जाती है, और गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर भी वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है, ये असर्शन जो है ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सी स्टेटमेंट? एडियाबेटिक प्रोसेस इज स्लो प्रोसेस। हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में देखा था। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने क्या देखा था? बेसिकली वहाँ पे हमने ये देखा था कि इट शुड बी अ एडियाबेटिक प्रोसेस, और रिवर्सिबल प्रोसेस में हमने ये भी देखा था इट टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो रहती है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट दिस इज़ नॉट रीज़न फॉर दिस, क्योंकि ये तो गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका 37 क्वेश्चन का जो आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे 5 ऑप्शन दे के रखे हैं उन्होंने, वोट ए एंड
ई ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे क्वेश्चन नंबर 29 का, सॉरी 37 का जो आंसर है वो है ई ऑप्शन, यानी असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। ऑफ कोर्स रीज़न कैन नॉट बी ट्रू रीज़न फॉर असर्शन, क्योंकि असर्शन ही आपका यहाँ पे गलत आ रहा है। तो इस प्रकार से ये टाइप ऐड किया गया है, बट पता नहीं ये होगा कि नहीं, बट मोस्टली ये बिल्कुल नहीं रहेगा, बट फिर भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस की, इसलिए ये लिए जा रहे हैं। सो विल डिस्कस फर्दर क्वेश्चंस इन नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ तक हमने 37 क्वेश्चंस किए हैं। कोई भी डाउट रहे आज तक के क्वेश्चंस में तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। रेगुलरली वीडियोस देखो, और वीडियोस देखते वक्त कोई भी अगर डाउट है तो पहले टेक्स्ट बुक देखो, टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, और वहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर आप ग्रुप में डाउट पूछ सकते हो। पैरेलली टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक की सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, बस आपको थोड़ा सा साइड बाय साइड पढ़ना ज़रूरी है। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही।